अब एनर्जी रिसोर्स में मैं थोरियम और यूरेनियम के बारे में बताना चाहूंगी। थोरियम और यूरेनियम के बारे में जो मैं बताना चाहूंगी, जो मैं पूरी एक सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगी, और इसमें यह होगा कि मुझे पूरी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी बतानी होगी, समझानी होगी, और इसीलिए साइंस एंड टेक का थोड़ा पोर्शन आएगा, थोड़ा आईआर का, थोड़ा इन्वायरमेंट का भी पोर्शन आएगा, लेकिन मुझे उस पूरा पोर्शन इन एंटायरिटी आपको समझाना है, इसीलिए मैं सारे एंगल इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। राइट, मैं सिर्फ यूरेनियम और थोरियम के माइंस बताकर पूरा नहीं करूंगी। किस तरह से न्यूक्लियर सिविल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमारे कौन कौन से रिएक्टर है और वहां पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। थोड़ा जो नॉन साइंस स्टूडेंट है शायद उनको समझने में दिक्कत हो, बट मैंने मैक्सिमम ट्राई किया कि सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में आपको बताऊं। सबसे पहले यूरेनियम के माइंस कहां पर है इंडिया में? झारखंड में सबसे ज्यादा आज यूरेनियम मिलता है, जादूगोड़ा, भातीन, नवारपहाड़, तुरामदीग। मेघालय में डोमियासाट एंड बाखिन रीजन। आंध्र प्रदेश में रिसेंटली ये माइन फाइंड की गई है तुमालापल्ली, नालगोंडा रीजन में। ऐसा माना जाता है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट यूरेनियम माइन है, शायद एस्टिमेट तो ऐसा भी है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूरेनियम माइन हो सकती है। इसके बाद लंबापुर, पेड़ागट्टू रीजन में भी है। कर्नाटक के गोकी रीजन और राजस्थान के रोहिल रीजन में भी यूरेनियम माइंस पाई जाती है। यूरेनियम की माइनिंग होने के बाद क्या होता है? यूरेनियम की माइनिंग करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यूरेनियम और उससे रिलेटेड न्यूक्लियर एनर्जी के सारे रिसोर्सेज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो कोई भी और कंपनी, प्राइवेट कंपनी यूरेनियम का माइनिंग नहीं कर सकती, राइट? सिर्फ पब्लिक एजेंसीज का माइनिंग कर सकती है। और इंडिया में यूरेनियम के माइनिंग करती है जो कंपनी है वो है हमारी यूसीआईएल, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये यूरेनियम का माइनिंग करती है और उस माइनिंग करने के बाद उसे प्रोसेस करती है और उसमें से बनाती है येलो केक, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम डाइयूरेट। इस येलो केक को फिर हैदराबाद के हमारे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में भेजा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स में येलो केक का कन्वर्जन किया जाता है और उसमें से यूरेनियम डाइऑक्साइड बनाया जाता है, जो फ्यूल होता है रिएक्टर्स के लिए, वो बनाया जाता है। और फिर यहाँ एनएफसी से ये न्यूक्लियर फ्यूल अलग अलग न्यूक्लियर रिएक्टर में सप्लाई किया जाता है। सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर एनर्जी के दो टाइप्स है, फिजन प्रोसेस एंड फ्यूजन प्रोसेस। फिजन प्रोसेस में ऐसा होता है कि कोई भी एटम होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, राइट? उसमें फ्री न्यूट्रॉन अगर मैं अटैक करूं तो उसके न्यूक्लियस का स्प्लिट होता है, उसके पार्ट्स हो जाते हैं, और पार्ट होने के साथ साथ और सारे फ्री न्यूट्रॉन्स उसमें से अलग होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट? और इस एनर्जी का हम यूज करते हैं। उसके बाद फ्यूजन प्रोसेस फ्यूजन से पूरी जो है रिवर्स होती है। उसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स, उनका फ्यूजन यानी उसका फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट? उसे फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। फ्यूजन प्रोसेस हमारे यूनिवर्स के सारे स्टार्स, सन, इन सभी के लिए एनर्जी के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो फ्यूजन प्रोसेस होती है। और हम सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में जिस प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे फिजन प्रोसेस कहते हैं। यानी उसमें न्यूक्लियस, यूरेनियम के न्यूक्लियस का हम तोड़ते हैं, उसे जो है कोलैप्स करते हैं। यूरेनियम के रिएक्शन में ये होता है, यानी यूरेनियम से जो बेस्ड रिएक्टर्स होते हैं उसमें ये होता है कि किसी फ्री न्यूट्रॉन को उसका अटैक उसके न्यूक्लियस पे किया जाता है। इससे यूरेनियम के न्यूक्लियस जो है वो टूट जाता है, उससे फ्री न्यूट्रॉन बनते हैं और जो इसके स्प्लिट होके दो और न्यूक्लियस उससे पैदा होते हैं। इससे एनर्जी पैदा होती है और ये चेन रिएक्शन होता है। यानी जो भी फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं वो और न्यूट्रॉन्स को तोड़ते हैं, उसमें से फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं वो और न्यूट्रॉन्स को तोड़ते हैं, और इस तरह से एक चेन, एक सेल्फ सस्टेनिंग चेन जो है वो तैयार होती है। फ्यूजन प्रोसेस से जो एनर्जी जो पैदा होती है बहुत ही ज्यादा होती है, राइट? एक यूरेनियम एटम से अराउंड 200 माइक्रो इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी पैदा होती है। लेकिन इस सेल्फ सस्टेनिंग चेन या फिजाइल प्रोसेस हर एक एलिमेंट में नहीं हो सकता या हर एक हैवी एलिमेंट में भी नहीं हो सकता। जो भी एलिमेंट इस तरीके की फ्यूजन प्रोसेस को सस्टेन कर सकता है, ऐसे मटेरियल को फिजाइल मटेरियल कहते हैं। जिसके एग्जाम्पल है यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 एंड प्लूटोनियम 241। ये सारे फिजाइल एलिमेंट है, यानी इसी एलिमेंट में अगर मैं फ्री न्यूट्रॉन का मारा करूं तो उसके न्यूक्लियस का स्प्लिट होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब जो नेचुरल यूरेनियम का जो माइनिंग होता है उसमें इस तरह की कंपोजिशन होती है। उसमें 0.7% फिसाइल आइसोटोप होता है, यानी कि सिर्फ 0.7% ऐसा यूरेनियम होता है जो इस तरह की फ्यूजन प्रोसेस को सस्टेन कर सकता है।
लेकिन 99.3% फर्टाइल यूरेनियम होता है, यानी कि वो इस तरीके की फ्यूजन प्रोसेस को जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता। इसकी वजह से ये होता है कि जो फर्टाइल यूरेनियम है, यूरेनियम 238, जो फिसाइल एक्शन नहीं कर सकता, अगर उसे उस तरह की फिसाइल एक्शन करवानी है या उसको फिसाइल बनाना है, राइट, तो उसके लिए मुझे और फिसाइल मटेरियल उसमें ऐड करना पड़ेगा, राइट, उसके साथ उसका प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी वो फिसाइल बन पाएगा। और नेचुरल यूरेनियम में जो भी फर्टाइल मटेरियल है उसका जो फिसाइल यूरेनियम अगर बनेगा तो प्लूटोनियम बन जाएगा। उसके बाद जो 0.7% फिसाइल मटेरियल है यूरेनियम के अंदर, राइट, यूरेनियम 235, राइट, वो सेल्फ सस्टेनिंग चेन कर सकता है, फ्यूजन एक्शन से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ 0.7% होने की वजह से वो एनर्जी इतनी इनफ नहीं होती कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए, और इसीलिए ऐसे फिसाइल मटेरियल को हम एनरिच करना पड़ता है, यानी कि 3 to 4% तक इस तरह का फिसाइल मटेरियल यूरेनियम में ऐड करना पड़ेगा, यानी यूरेनियम का एनरिचमेंट करना पड़ेगा, तभी हम उसके फिसाइल मटेरियल में से एनर्जी इकोनॉमिकल वे पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। दो तरीके के रिएक्टर्स वर्ल्ड में आज एग्जिस्ट करते हैं, हैवी वाटर रिएक्टर्स एंड लाइट वाटर रिएक्टर्स। तो उसमें क्या फर्क होता है? हैवी वाटर रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम का यूज होता है, यानी कि ऐसा यूरेनियम जिसके 99.3% फर्टाइल है और सिर्फ 0.7% फिसाइल है, तो ऐसा हैवी वाटर रिएक्टर में फ्यूल यूज होता है। लाइट वाटर रिएक्टर में एनरिच यूरेनियम यूज होता है, यानी जो 0.7% फिसाइल मटेरियल था, सिर्फ ऐसा फिसाइल मटेरियल यूज होता है, लेकिन उतना कम है, इसलिए उसको एनरिच किया जाता है, राइट, और एनरिच करने के बाद लाइट वाटर रिएक्टर में यूज किया जाता है। और एनरिच करने के लिए एनरिचमेंट फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ती है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। इसलिए ज्यादातर इंडिया में हमारे सारे रिएक्टर्स जो है वो हैवी वाटर रिएक्टर्स है, जिसमें हम नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं, राइट, जिससे 99.3% से फर्टाइल है और सिर्फ 0.7% जो है वो फिसाइल मटेरियल है। और इतने कम फिसाइल मटेरियल होने की वजह से हमें बार बार उसे रिफ्यूल करना पड़ता है, बार बार उसे फ्यूल का सप्लाई देना पड़ता है। दोनों रिएक्टर के मॉडरेटर या कूलेंट में भी डिफरेंस है। हैवी वाटर रिएक्टर में ड्यूट्रम ऑक्साइड यूज किया जाता है, ड्यूट्रम ऑक्साइड यानी कि हैवी वाटर, जो सी वाटर में से प्रोड्यूस किया जाता है। लाइट वाटर रिएक्टर में हमारा जो नॉर्मल पानी है, डिस्टिल या प्योर वाटर, वो उसे एज ए कूलेंट यूज किया जाता है। दोनों रिएक्टर से बाय प्रोडक्ट में आउटपुट में प्लूटोनियम और ट्रिटेनियम मिलते हैं, दोनों ही फिसाइल मटेरियल है, लेकिन हैवी वाटर रिएक्टर में ये बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में मिलता है। उसका रीजन, क्योंकि ये हमें हैवी वाटर रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम यूज किया गया, जिसका 99.3% फर्टाइल है, राइट, जितना फर्टाइल है उतना ही ज्यादा फिसाइल प्लूटोनियम ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, और इसीलिए एक्सेसिव प्लूटोनियम हैवी वाटर रिएक्टर में पैदा होता है। ये प्लूटोनियम न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में काम आता है। जो मैंने मॉडरेटर की बात की, जो हैवी वाटर होता है या पानी होता है, ये मॉडरेटर का रिएक्टर में क्या यूज होता है? सबसे पहले जो फ्यूजन प्रोसेस होती है, यानी फ्री न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को स्प्लिट करता है और फिर और फ्री न्यूट्रॉन को पैदा करता है। ये जो फ्री न्यूट्रॉन होते हैं वो अगर बहुत ही फास्ट होंगे तो इस पूरी प्रोसेस से बाहर एस्केप कर जाएंगे, इसलिए इस न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने की जरूरत पड़ती है, ताकि वो दूसरे न्यूक्लियस के पास जाके उसे तोड़ पाए और हमारी पूरी जो चेन है वो सस्टेन कर पाए। तो इसके लिए मॉडरेटर का यूज होता है, जो इस फ्री न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करते हैं। ऐसे रिएक्टर्स जिसे हम थर्मल रिएक्टर कहते हैं, उसमें मॉडरेटर इस तरीके का यूज होता है जो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए कोलिजन का काम करता है। यानी कि हैवी वाटर में हम या प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर की बात करें तो जो हैवी वाटर मॉडरेटर है वो क्या करेगा कि उसके अंदर के न्यूक्लियस से साथ अगर फ्री न्यूट्रॉन का कोलिजन होगा तो उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और इस तरह से ऐसे जो भी रिएक्टर जो हैवी वाटर का यूज करते हैं उसे थर्मल रिएक्टर कहते हैं। इंडिया में सारे रिएक्टर हमारे थर्मल रिएक्टर्स हैं। अगर मैं लाइट वाटर यानी हमारा जो नॉर्मल वाटर है उसे मॉडरेटर की तरह यूज करूं तो उसको क्या करेगा कि फ्री न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए खुद उस फ्री न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब कर लेगा, और इसकी वजह से फ्री न्यूट्रॉन का एक्सेसिव एब्सॉर्प्शन हो जाएगा, तो जो चेन सस्टेन हमें करनी है और ज्यादा न्यूक्लियस को तोड़ना है वो हो नहीं पाता, और इसलिए एनरिचमेंट की जरूरत लाइट वाटर रिएक्टर में ज्यादा हो जाती है। हमारे जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, जहां पे हम एज ए मॉडरेटर हैवी वाटर यूज करते हैं, ड्यूट्रम ऑक्साइड यूज करते हैं, उसमें ये होता है कि जो भी फ्री न्यूट्रॉन होता है वो उसके हाइड्रोजन के साथ कोलिजन करता है और फिर उसकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि पूरी फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और जैसे हीट प्रोड्यूस होगी पानी जो है गर्म होगा, गर्म जितना होगा एक्सपैंड होगा, और जितना एक्सपैंड होगा उसका जो भी हाइड्रोजन उसका न्यूक्लियस है दूर चला जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगी, तो जो फ्री न्यूक्लियन को जो कोलिजन करके स्पीड कम करनी है वो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हैवी वाटर रिएक्टर में हैवी वाटर जो है वो प्रेशराइज कंडीशन में रखा जाता है, यानी कि बॉइलिंग किए बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है ताकि उसकी डेंसिटी जो है वो मेंटेन रहे,
ताकि हमारा जो मॉडरेटर का जो काम है फ्री न्यूट्रॉन को धीमा करना वो कर पाए। और इसीलिए हैवी वाटर रिएक्टर को प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहते हैं, क्योंकि उसमें जो हैवी वाटर है मॉडरेटर उसको प्रेशर कंडीशन में रखा जाता है। एक और चीज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर हमारा एक्टिव हो जाता है, ऑपरेशनल हो जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कि वो क्रिटिकल हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? 3 स्टेज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, सुपर क्रिटिकलिटी, क्रिटिकलिटी एंड सब क्रिटिकलिटी। सुपर क्रिटिकलिटी यानी ये होता है कि फ्यूजन प्रोसेस में जो न्यूट्रॉन का अटैक होने के बाद जो फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट, अगर ये फ्री न्यूट्रॉन्स एक से भी ज्यादा हो गए तो और भी ज्यादा वो न्यूट्रॉन्स को कोलाइड करेंगे, राइट, और एक सिचुएशन ऐसी है कि वो अनकंट्रोलेबल वो पूरा कोलिजन हो जाएगा और ब्लास्ट हो जाएगा, या जिसे हम न्यूक्लियर वेपन सिस्टम कहते हैं। तो ऐसी जो फेज होता है उसे सुपर क्रिटिकलिटी कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रॉन जो है वो फ्री रहते हैं। क्रिटिकल सिचुएशन यानी ऐसी कंट्रोल्ड सिचुएशन जिसमें सिर्फ एक, जितना हमें चाहिए उतना ही जो एटम है या फ्री न्यूट्रॉन है वो फ्री रहता है, राइट, जिससे हम पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। तो ऐसे फेज को क्रिटिकल फेज कहते हैं। और ऐसा फेज जहां पे एक से भी कम फ्री न्यूट्रॉन जो है हमें मिलता है, मिल नहीं पाता, राइट, और हमारी पूरी चेन जो धीरे धीरे बंद हो जाएगी, तो ऐसे स्टेज को सब क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। यानी जब भी कोई नया रिएक्टर बनता है तो उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एक से ज्यादा न्यूक्लियर की जरूरत होती है ताकि पूरी एक सिस्टम या पूरी चेन बन पाए। यानी कि फर्स्ट इनिशियल स्टेज में न्यूक्लियर रिएक्टर सुपर क्रिटिकल स्टेज में आएगा, फिर पूरे एक बार चेन सस्टेन हो जाएगी, उसके बाद कंट्रोल कर दिया जाएगा, क्रिटिकल फेज आएगा। और अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करना है या उसकी कैपेसिटी को कम करना है तो उसके लिए उसका जो फ्री न्यूट्रॉन जो अलग हो रहे हैं उन्हें हमें कम कर देना पड़ेगा। और इसीलिए एब्जॉर्बेंट लाइक बोरोन और कैडमियम के रॉड ऐड करने पड़ेंगे जो फ्री न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो फ्री न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे पूरी चेन बंद हो जाएगी और इस तरह से न्यूक्लियर अटैक फिर बंद हो जाएगा। थोरियम रिजर्व इन इंडिया, कहाँ पे इंडिया में थोरियम मिलते हैं? हमें जानते हैं केरला सैंड जो प्लेसर डिपोजिट है, मोनेजाइट सैंड, वहां पे थोरियम मिलते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे भी हमें यूरेनियम के रिजर्व मिलते हैं। इसके अलावा थोरियम के रिजर्व तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है। सेकंड नंबर पे अगर वर्ल्ड में देखें तो ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इजिप्ट, यहाँ पे भी थोरियम के रिजर्व मिलते हैं। अब मैंने यहाँ पे कहा कि थोरियम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है और ये भी एक हैवी एलिमेंट है, तो उससे हम क्यों हमारे रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं? हमारे सारे हैवी वाटर रिएक्टर्स जो है वो नेचुरल यूरेनियम से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले भले ही इंडिया के पास थोरियम का लार्जेस्ट रिजर्व हो और वो इतना रिजर्व है कि हम नेक्स्ट 600 या 1000 ईयर्स तक यूज कर पाए, लेकिन थोरियम के साथ प्रॉब्लम है। जितना भी थोरियम नेचुरल फॉर्म में हमें मिलता है या माइन होता है वो पूरा का पूरा फर्टाइल होता है, फिसाइल नहीं होता, राइट, यानी वो फ्यूजन प्रोसेस को सस्टेन नहीं कर पाता। और ऐसे थोरियम को अगर हमें एनर्जी प्रोड्यूस के लिए यूज करना है, क्योंकि आज जो भी टेक्नोलॉजी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो बनी है वो फ्यूजन टेक्नोलॉजी और उसके लिए फिसाइल मटेरियल चाहिए। तो फिसाइल मटेरियल हमें बनाने के लिए, थोरियम को फिसाइल बनाने के लिए और भी फिसाइल मटेरियल के साथ उसके ऐड करना पड़ेगा, राइट, जैसे कि यूरेनियम 233 या अदर फिसाइल मटेरियल लाइक प्लूटोनियम। तो उसी के बाद थोरियम जो है वो फिसाइल बन जाएगा और फिसाइल बनने के बाद उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसीलिए इंडिया के डॉक्टर होमी भाभा ने 3 स्टेज डेवलप किए। इन 3 स्टेज की वजह यह है कि हमारा जो लार्ज थोरियम रिजर्व है उसको हम यूटिलाइज कर पाए और उसमें से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। इस पूरे प्लान का फर्स्ट स्टेज है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स, जो आज हमारे रिएक्टर्स है सारे। उसके बाद सेकंड उसका स्टेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और तीसरा स्टेज है थोरियम बेस्ड रिएक्टर, राइट। इस रिएक्टर में फर्स्ट स्टेज में अगर बात करें तो नेचुरल यूरेनियम यूज होता है और ड्यूटेरियम ऑक्साइड उसका मॉडरेटर यानी हैवी वाटर यूज करके जो प्रोडक्ट मिलते हैं प्लूटोनियम इज हाईली फिसाइल, राइट, क्योंकि प्रेशर हैवी वाटर वैसे भी एक्सेसिव अमाउंट में प्लूटोनियम मिलता है, फिसाइल मटेरियल मिलता है। इस प्लूटोनियम का हम सेकंड स्टेज में भी यूज करेंगे। इसमें से भी जो डिटोरेटेड यूरेनियम होगा उससे मिलाकर हम यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड एक बनाएंगे फ्यूल, राइट। उसके फिसाइल और पूरी फिजल प्रोसेस के बाद एंड प्रोडक्ट में हमें यूरेनियम 233 मिलेगा। ये भी एक फिसाइल मटेरियल है। यूरेनियम 233 को हम यूज करेंगे थोरियम के साथ, जो थोरियम के फर्टाइल को फिसाइल में कन्वर्ट करेगा और इसकी वजह थोरियम यूरेनियम 233 का मिक्सअप अगर हम यूज करें तो फिर हम थोरियम में से एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये दोनों स्टेजेस जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज है उस दोनों का मतलब या उसका जो गोल है वो तो ये है कि एनर्जी तो प्रोड्यूस करनी है, लेकिन साथ में एक्सेसिव अमाउंट में हमें फिसाइल मटेरियल चाहिए
राइट, जिससे हम थोरियम के साथ यूज कर पाए और थोरियम में से एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाए। तो ये हमारा इंडिया का प्लान है। और आज हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग हमारे रिएक्टर्स है वो सारे फर्स्ट स्टेज के हैं। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स है हमारे राजस्थान के रावतबाटा, गुजरात में काकरापार, तारापुर इन महाराष्ट्र, कैगा इन कर्नाटका, तमिलनाडु में कुंदनकुलम एंड कल्पक्कम, यूपी में नरोरा। इस सारे रीजन में जो भी हमारे रिएक्टर्स है ऑल आर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। कैसे काम करता है ये? यहाँ पे येलो कलर की आप चैम्बर देख रहे हैं, यहाँ पे फ्यूल यूरेनियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड के यहाँ पे रॉड्स लगाए जाते हैं, राइट। फ्यूजन प्रोसेस होती है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पे पास की जाती है। यहाँ पे जो ब्लू कलर का टैंक देख रहे हैं वहां पे पानी होता है, इस हीट से वो पानी को गर्म किया जाता है, स्टीम प्रोड्यूस होगी, स्टीम प्रोड्यूस होगी यहाँ पे टरबाइन के पास आएगी, वो स्टीम टरबाइन को घुमाएगी और इससे एनर्जी पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। जो भी यहाँ पे स्टीम होगी फिर से ठंडी की जाएगी और फिर से इस पानी के चैम्बर में फिर से डाली जाएगी ताकि वो फिर से रिप्रोसेस या फिर से यूज हो सके। ये पूरी सिस्टम होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे फ्यूल रॉड यानी यूरेनियम के रॉड के साथ साथ वो मॉडरेटर भी होता है और यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स भी होते हैं। यूरेनियम जो फिजाइल मटेरियल है, राइट, हमें फिजन प्रोसेस में जाने के बाद उसमें फिजाइल प्रोडक्शन, प्लूटोनियम, इस तरीके के हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट। और इसकी वजह से ये सारे जो फिजन प्रोडक्ट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और इसकी वजह से उसके पास का जो भी पानी होता है उसके साथ पूरे यूरेनियम का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो पानी भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा, राइट। और फिर अगर पानी हम बाहर छोड़ेंगे तो पूरा एरिया जो है कॉन्टेमिनेट हो जाएगा। इसीलिए यूरेनियम डाइऑक्साइड का जो भी फ्यूल होता है, राइट, उसके छोटे छोटे पैलेट्स बनाए जाते हैं और उसको जिरकोनियम के साथ उसको पूरा सील किया जाता है। इस तरीके के यूरेनियम के छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं, यूरेनियम के छोटे छोटे पार्ट में उसके पैलेट बनाए जाते हैं और उस सभी पैलेट के इस तरीके के रॉड बना के उसके अराउंड जिरकोनियम का कवरिंग किया जाता है, राइट, ताकि यूरेनियम जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसके पास जो बाहर जो पानी है उसको रेडियो एक्टिव ना कर पाए। तो जिरकोनियम के रिजर्व्स इंडिया में कहाँ पर है? केरला में जो हमारी बीच सैंड है मोनेजाइट, वहां पे भी चवारा रीजन में जिरकोनियम के रिसोर्सेस मिलता है। तमिलनाडु में मनावाला कुरुची रीजन में भी जिरकोन के रिजर्व मिलता है। जिरकोन इज अ रेयर अर्थ, राइट, तो रेयर अर्थ के रिजर्व यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिरकोनियम ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडोनेशिया और मोजाम्बिक, इंडिया एंड श्रीलंका, दे आर द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ये जो टॉप 4 प्रोड्यूसर है जिरकोनियम के। ये जिरकोनियम के अंदर यूरेनियम पैलेट्स को रख देने के बाद उस पैलेट के और उस कवरिंग के बीच में हीलियम गैस भरी जाती है। वो इसलिए क्योंकि यूरेनियम में से जो हीट पैदा होगी, राइट, फ्यूजन प्रोसेस की वजह जो हीट पैदा होगी वो हीट के लिए बहुत ही अच्छा कंडक्शन चाहिए ताकि वो हीट को पूरी हम यूटिलाइज कर पाए, राइट। अगर बीच में उस हीट का लॉस हो गया तो जो है पोटेंशियली फुल्ली हम उस यूरेनियम की हीट का यूज नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उस यूरेनियम के पैलेट और जिरकोनियम के कवरिंग के बीच में हीलियम गैस का जो है फिलअप किया जाता है। हीलियम गैस वैसे तो यूनिवर्स में सबसे सेकंड लार्जेस्ट अमाउंट में पाई जाती है आफ्टर हाइड्रोजन, लेकिन अर्थ पे हीलियम जो है बहुत ही कम रेयरली पाई जाती है और इसका भी माइनिंग होता है। जनरली पेट्रोलियम और गैस के रिजर्व होते हैं, वहां से भी हमें हीलियम भी मिलता है, राइट। यूएसए इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हीलियम, कनाडा, अल्जीरिया, पोलैंड, रशिया, चाइना भी हीलियम का प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया में आज तक हीलियम का एक्सप्लोरेशन नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि केरला की जो मोनेजाइट सैंड है, जैसे यूरेनियम हमें मिलता है, राइट, तो वहां से हमें हीलियम भी एज ए प्राइम प्रोडक्ट मिल सकता है। इसके अलावा जहां कहीं पे भी हॉट स्प्रिंग्स है, राइट, उस हॉट स्प्रिंग के पानी में भी हीलियम मिल सकता है, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट जितने भी इंडिया में हमारे हॉट स्प्रिंग के रिजर्व है, जितने भी स्प्रिंग मिल रहा है, उनका रिसर्च करिए कि कहीं से भी हम इकोनॉमिक लेवल पे एक्सट्रैक्ट कर पाए ऐसा हीलियम का रिसोर्स मिले। इस तरीके की प्रोसेस उस रिएक्टर के अंदर होती है। जो पर्पल कलर का है वो मॉडरेटर है, ब्लू कलर की फ्यूल असेंबली है यानी यूरेनियम का वो रॉड है, और जो एस कलर का ब्लैक कलर का नजर आ रहा है ग्रे कलर का वो है हमारा कंट्रोल रॉड। फ्यूजन प्रोसेस इस फ्यूल असेंबली में होती है यानी कि फ्री न्यूट्रॉन का मारा होता है, राइट, और वो न्यूक्लियस टूट जाता है, फ्री न्यूट्रॉन यहाँ से अलग होता है। अब बीच में पहले मॉडरेटर आएगा, मॉडरेटर के न्यूक्लियस के साथ वो टकरा के उसकी स्पीड कम हो जाएगी, राइट। कंट्रोल रॉड पूरा का पूरा फ्री न्यूट्रॉन का एब्सॉर्ब करता है क्योंकि हमें कंट्रोल वे में एक फ्यूजन प्रोसेस चाहिए, अनकंट्रोल ना बननी चाहिए, ताकि हमें सिर्फ एक ही फ्री न्यूट्रॉन चाहिए
जो सस्टेनेबल वे पे चेन रिएक्शन करता रहे। इसलिए जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं वो इस तरह के वोकेशनरी कंट्रोल और डार्ट के उसको एब्सॉर्ब किया जाता है ताकि फ्री न्यूट्रॉन उसमें एब्सॉर्ब हो जाए। और फिर एक जो फ्री न्यूट्रॉन रहता है वो फिर से बॉडी में पास होता है, उसकी स्पीड कम होती है, फिर से एक और फ्यूल असेंबली या यूरेनियम रॉड वहां पर आता है, उसके न्यूट्रॉन को, उसके न्यूक्लियस को वो फिर से स्प्लिट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर से मॉनिटर में जाएगा, स्पीड कम होगी, राइट। इस तरह की पूरी चेन प्रोसेस इस रिएक्टर में होती है, राइट। तो इस तरह से फ्यूल असेंबली वर्क करती है, मॉनिटर स्पीड कम करेगी, कंट्रोल रोड एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करेगी और फिर फ्री न्यूट्रॉन अपनी चेन रिएक्शन सस्टेन करेगी। इस पूरे प्रोसेस के बाद यानी कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है तो उसके प्रोसेस के एंड में हमें कुछ प्रोडक्ट मिलेगी। जो भी यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम हमने यूज किया था, नॉन फर्टाइल जो यूरेनियम था वो डिप्लीटेड हो चुका होगा, उसे हम रिसाइकल करेंगे। उसके बाद जो भी हमें एक्सेसिव अमाउंट में प्लूटोनियम मिला है, राइट, उसका भी हम यूज करेंगे। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये हमारे सारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर से जो भी आउटपुट मिला है डिप्लीटेड यूरेनियम और एक्सेसिव अमाउंट में जो प्लूटोनियम मिला है उसका फिर से रिप्रोसेसिंग करेंगे। उनके रिप्रोसेसिंग प्लांट जो लोकेटेड है ट्रॉम्पे, तारापुर और कलकत्ता में, इन सभी जगहों के उन तीनों ये दोनों जो भी आउटपुट मिले उनका रिप्रोसेसिंग होता है और एक फ्यूल बनता है जो यूज होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारे सेकंड स्टेज में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक्सपेरिमेंटल बेस पे आज स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने, राइट। उसे कहते हैं प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कलपक्का में लोकेटेड है। 500 मेगावाट उसकी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। वो क्या फ्यूल यूज करता है? यूरेनियम और प्लूटोनियम का मिक्स ऑक्साइड यूज करता है। ये कूलेंट में लिक्विड सोडियम यूज करता है। कंट्रोल मटेरियल में बोरोन कार्बाइड जो एब्सॉर्ब करता है, एक्सट्रैक्ट करता है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को। इसे ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जितना एनर्जी, जितना भी सोर्स या फ्यूल कंज्यूम करता है उसे कहीं ज्यादा ये फ्यूल पैदा करता है और इसीलिए उसको ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। प्लूटोनियम जो इसमें यूज होता है उससे एनर्जी तो पैदा होगी, साथ में जो भी यूरेनियम हमने यूज किया है उस यूरेनियम का भी प्लूटोनियम में कन्वर्जन हो जाएगा। इसे एक्सेसिव अमाउंट में हमें प्लूटोनियम मिल जाएगा और उस प्लूटोनियम और फिजाइल मटेरियल का हमारे थर्ड स्टेज में जो हमारे थोरियम बेस्ड रिएक्टर है उसमें यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें बहुत वेट करना पड़ेगा। हमारा जो आज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो एक्सपेरिमेंटल बेस पे स्टार्ट है, राइट, उससे हमें कई सालों तक यूज करना पड़ेगा, राइट। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं दे यूज ओनली 1% ऑफ यूरेनियम, लेकिन हमारा जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो यूरेनियम की एनर्जी में से 40 to 50% लेकर उसकी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर दूसरे यूरेनियम रिएक्टर से ज्यादा एफिशिएंट है, राइट। हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो भाविनी, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, उसने कंस्ट्रक्ट किया है और उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप की है इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च ने। ये हमारा सेकंड स्टेज है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और भी 5 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने की गवर्नमेंट के प्लान है। लेकिन जैसे मैंने कहा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बन गया, दोनों स्टेजेस में से मैसिव अमाउंट में हमें फिसाइल मटेरियल भी मिल जाएगा। लेकिन जब तक हमें वेट करना पड़ेगा, जब तक ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 30 से 40 साल तक कंटिन्यूसली सक्सेसफुली अगर काम नहीं करेगा, तब तक हमें हमारा थर्ड स्टेज जो थोरियम रिएक्टर बनाना है वो ही नहीं बना सकते। क्योंकि आज की जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है उससे हमें बहुत ही ज्यादा फिसाइल मटेरियल की जरूरत है और इसके लिए ये सारे दोनों स्टेज इतने टाइम तक काम करने के लिए जरूरी है। अब चलते हैं कि ये तो मैंने बताया कि हमारा किस तरीके के रिएक्टर्स हैं सारे, राइट। मोस्ट ऑफ देयर ऑल आर प्रेशराइज्ड हाई वाटर रिएक्टर और एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक्सपेरिमेंटल बेस पे स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे सारे रिएक्टर्स का आईएई के साथ कैसा रिलेशन है? इंडिया के पास टोटल 20 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उसमें से 10 न्यूक्लियर रिएक्टर आज आईएई के सेफगार्ड के अंडर में है। यानी कि 6 रिएक्टर, जो राजस्थान के 6 रिएक्टर, गुजरात के 2 और महाराष्ट्र के 2 आईएई के अंडर में। इवन कुंदनकुलम प्लांट जो रशिया के असिस्टेंस से बना है केरला, सॉरी तमिलनाडु में, वो भी आईएई के अंडर में। और कोई भी रिएक्टर आईएईए के सेफगार्ड के अंडर में, इसका मतलब यह है कि उस रिएक्टर के फ्यूल के लिए हमें यूरेनियम इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट। आज हमारा यूरेनियम का जितना रिजर्व है वो हमारे डिमांड को मैच नहीं करता, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और ऐसे रिएक्टर जो आईएई के सेफगार्ड के अंडर है उसी के लिए हम यूरेनियम को इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि उसके अलावा हमारे जो रिएक्टर्स हैं यूपी के, कर्नाटक, तमिलनाडु के कल्पक्कम रीजन में और महाराष्ट्र के रिएक्टर्स के लिए हम यूरेनियम को इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो जो डोमेस्टिक जितना हमें यूरेनियम मिलता है उसे से काम चलाना पड़ेगा
और उसकी वजह से ये सारे यूरेनियम के बेस पे ये डोमेस्टिक यूरेनियम पे चलने वाले रिएक्टर्स अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको इतना फ्यूल नहीं मिल पाता है। जो कुंदनकुलम में रशिया के असिस्टेंस से जो रिएक्टर बना है वो एक यूनिक है, वो लाइट वाटर रिएक्टर है। हमारे और सारे भी रिएक्टर से ऑल प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर, ये सबसे पहला हमारा लाइट वाटर रिएक्टर है और इंडिया का सबसे पहला ऐसा रिएक्टर है जो 1000 मेगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। ये जो रिएक्टर है उसके बेनिफिशियरी स्टेट है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और पौंडीचेरी को वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जो है सप्लाई की जाएगी, लेकिन उसका पूरा जो संचालन है वो एनपीसीआईएल करेगा, राइट। वो हमारे इंडिया का ऑपरेटर है, न्यूक्लियर ऑपरेटर, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो सारी इलेक्ट्रिसिटी इन चारों रीजन को एक फिक्स दाम में बेचेगा, राइट। और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होगी। और सारी कंट्रीज के साथ हमारे किस तरह के एग्रीमेंट्स हुए। इंडिया ने जब पोखरण जो न्यूक्लियर टेस्ट किया उसके बाद न्यूक्लियर आइसोलेशन में चला गया क्योंकि यूएसए के लेड सारी कंट्रीज ने इंडिया के साथ न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड या सिविल न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजी या रिएक्टर सप्लाई करना बंद कर दिया, तो हम एक आइसोलेशन स्टेज में आ गए थे, राइट। जब अंडर जॉर्ज डब्ल्यू बुश टू यूएसए ने जब 2002 में इंडिया के साथ ये इंडो न्यूक्लियर डील साइन की, उसके बाद सारी कंट्रीज ने हमारे साथ न्यूक्लियर डील साइन करने के लिए सामने आ गई, राइट। सबसे पहले इस डील के बाद सबसे पहले कोई कंट्री आ गया है तो वो थी फ्रांस, उसके बाद कजाकिस्तान जो यूरेनियम का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके साथ हमें 2009 में यूरेनियम सप्लाई के लिए एग्रीमेंट किया। उसके बाद मंगोलिया, नामीबिया, यहाँ पे भी यूरेनियम सप्लाई के लिए हमारे एग्रीमेंट है। कनाडा जो यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उसके साथ भी यूरेनियम सप्लाई का एग्रीमेंट किया। यूके, साउथ कोरिया, उज्बेकिस्तान के साथ हमने 2040 में यूरेनियम सप्लाई के लिए 4 सालों के लिए सप्लाई किया। 2040-2080 तक यूरेनियम का सप्लाई होगा उज्बेकिस्तान से। और ऑस्ट्रेलिया जो आज यूरेनियम का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन माना जाता है कि उसके पास वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है, उसके साथ हमने 2040 में यूरेनियम सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। हम इंडिया जो है यूरेनियम की हमारी 40% डिमांड जो है वो इम्पोर्ट से पूरी करते हैं, तो ये सारे एग्रीमेंट्स हमें काम आएंगे हमारी यूरेनियम जो डिमांड है उसको मैच करने में। फॉरेन कंट्रीज से जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स बनने वाला है, यूएसए की असिस्टेंस से मीठीवाड़ी इन गुजरात एंड कोवाडा इन आंध्र प्रदेश में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनेंगे। फ्रांस के असिस्टेंस से जैतापुर इन महाराष्ट्र और रशिया की असिस्टेंस कुंदनकुलम इन तमिलनाडु, वो तो एक्चुअली ऑपरेशन में हो चुका है। ये न्यूक्लियर प्लांट्स फॉरेन असिस्टेंस से बनेंगे, यानी जो भी हमने एग्रीमेंट किया है सभी कंट्री के साथ सारी टेक्नोलॉजी का नहीं होता है, किसी कंट्री के साथ रिएक्टर्स प्लस यूरेनियम सप्लाई का होता है, किसी कंट्री के साथ सिर्फ यूरेनियम सप्लाई का एग्रीमेंट होता है। ये जो मैंने सारी आपको पूरी प्रोसेसेस बताई, कौन कौन से चीजें जरूरी होती है रिएक्टर में, वो इस क्वेश्चन के लिए बताई क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी में आते हैं। आई नो यू पीपल फील बोर्ड कि ये सब क्या था, पूरा साइंस एंड टेक रिलेटेड, बट रीड द क्वेश्चन। With growing scarcity of fossil fuels, atomic energy is gaining more and more significance in India. Discuss the availability of new raw material required for the generation of atomic energy in India and the world. उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन से रॉ मटेरियल्स हैं न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और उसके रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर है। यूरेनियम, थोरियम आपको सिर्फ इंडिया के पता होंगे, राइट। वर्ल्ड के भी हमने देखे, हैवी वाटर तो सी वाटर से बनता है, उसका कोई रिसोर्स ऐसा पर्टिकुलर नहीं है। जिरकोनियम के रिसोर्स हमने इंडिया में और वर्ल्ड में देखे, हीलियम के रिसोर्स हमने इंडिया और वर्ल्ड में देखे, राइट। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी आजकल डेवलप हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहती थी कि आपको पूरी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताओ कि किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। हमारी न्यूक्लियर एनर्जीज का जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है, 2008 में यूएसए के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था, राइट। एग्रीमेंट होने के बाद भी आज भी मीठीवाड़ी या कोवाडा में रिएक्टर जो है वो बन नहीं पाया, और उसके बीच में सबसे बड़ा एक बॉटलनेक हमारी न्यूक्लियर लाइबिलिटी का इश्यू। तो उससे पहले देखा है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के लिए आज और भी कई चैलेंजेस हैं। आफ्टर फुकुशिमा एक्सीडेंट इन जापान, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उसके रिलेटेड सारे रिएक्टर के बिजनेसेस आज ठप हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, गेस्टेशन पीरियड बहुत होता है क्योंकि बहुत ही टाइम लगता है उसे क्रिटिकल होने में। उसके बाद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लगाना यानी रिस्की टेक्नोलॉजी लगाना। एवरीवन हैज काइंड ऑफ माइंड सेट कि नॉट इन माय बैकयार्ड, न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करनी हो करो, मेरे सिटी में नहीं, मेरे स्टेट में नहीं, राइट। इस तरीके का माइंड सेट होता है क्योंकि उसके साथ रेडिएशन के इश्यूज या उसके ब्लास्ट के इश्यूज उसके साथ जुड़े हुए होते हैं।
न्यूक्लियर वेस्ट का भी एक इश्यू है, यानी कि पूरे प्रोसेस होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो भी सारे रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं, प्लूटोनियम होता है या फिसाइल यूरेनियम होता है। इनके स्टोरेज के भी इश्यूज है, उन्हें ऐसे ही कहीं पे भी हम फेंक नहीं सकते, राइट, उनको ऐसे कहीं डंप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से उनका रेडिएशन के उसके हेल्थ हजार्ड, कैंसर, ये सारे प्रॉब्लम्स उसमें स्टार्ट होते हैं। तो उनके स्टोरेज के लिए भी आज भी वर्ल्ड में कंसर्न है कैसे उनको सेफली स्टोर किया जाए। उसके बाद प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर या लाइट वाटर रिएक्टर में न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन के इश्यूज रहते हैं, राइट। आज भी हमने कहा कि ईरान में जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर से जो प्लूटोनियम पैदा होता है, उस प्लूटोनियम से हम न्यूक्लियर वेपन भी बना सकते हैं। तो हर जगह पे इसे सिविल न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप होगी तो वहां पे हर एक जगह पे न्यूक्लियर वेपन बनने के भी चांसेस बन जाएंगे। और उसके साथ साथ टेररिस्ट के हाथ में भी अगर न्यूक्लियर वेपन चला गया तो वो तो वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। उसके साथ साथ जो मैंने बताया कि हमारे इंडिया के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, राइट, वो है हमारे न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ। इंडिया और यूएसए के बीच जो 2008 में जो हमारा न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो आइसोलेशन था वो पूरा टूट गया, राइट। लेकिन उस यूएसए के साथ एग्रीमेंट होने के बाद जो टेक्नोलॉजी इंडिया में आनी चाहिए, रिएक्टर्स आने चाहिए, वो हुए नहीं। उसका रीजन था ये न्यूक्लियर लायबिलिटी का एक्ट। ये एक्ट वैसे तो उस पूरे एग्रीमेंट का पार्ट ही था, राइट। यूएसए चाहता था कि इंडिया इस न्यूक्लियर एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि इसी एक्ट के आधार पर यूएस की कंपनी को उनकी कंट्रीज में इंश्योरेंस मिलेगा और उसकी वजह से वो यहाँ पे रिएक्टर बना पाएंगे। बट इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसकी वजह से यूएस और उसकी कंपनीज जो वो पीछे रही है। और ये है कि एक प्रोविजन ऐसा है कि अगर कोई भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है या रेडिएशन के इश्यूज होते हैं तो उस कंट्री का ऑपरेटर, यानी इंडिया में वो ऑपरेटर है एनपीसीआईएल, वो जो सप्लायर कंपनी है या डीलर कंट्री है उसको उसके अगेंस्ट वो केस कर सकता है और उस पूरे इंसिडेंट के लिए कंपनसेशन मांग सकता है। तो ये जो पूरा क्लॉज है लायबिलिटी इश्यू में, ये सबसे बड़ा एक आज कंटेजियस इश्यू बन चुका है। इसके अगेंस्ट में कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि यानी जो फॉरेन कंपनीज है उनका ये कहना है कि इंडिया इज सिग्नेटरी तो एक यूएन का कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सप्लायर सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। ये एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया हुआ है, रेटिफाई नहीं किया पार्लियामेंट में, लेकिन साइन किया हुआ है। और ये एग्रीमेंट ऐसा कह रहा है कि इस तरह से हम सप्लायर को लायबल नहीं कह सकते एक्सीडेंट के लिए। तो इसीलिए इंडिया ने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया। तो इंडिया जो है, जो ये लॉ बना है, वो इसके जो है इसके हार्मनी में नहीं है। और भी प्राइवेट कंपनी ऐसा कह रही है कि अगर एक किस्से का एक्सीडेंट हो भी गया और अगर प्राइवेट कंपनी को कंपनसेशन देने की बात आएगी तो प्राइवेट कंपनी के पास इतना कैपिटल नहीं होता कि इतने लार्ज स्केल एक्सीडेंट के लिए वो कंपनसेशन के पैसे दे पाए, राइट। तो इसकी वजह से इस लॉ की प्रोविजन के अगेंस्ट में सारे कह रहे हैं। फेवर में ये कह रहा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अगर किसी एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट की वजह सप्लायर का कोई फॉल्टी मटेरियल हो सकता है या उसकी कोई फॉल्टी टेक्नोलॉजी की वजह से एक्सीडेंट हो गया, तो फिर अगर कंपनसेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स पेयर की मनी ही वहां के उस पूरे क्राइसिस सिचुएशन में यूज की जाएगी और जो सप्लायर कंपनी थी उसको कुछ भी चुकाना नहीं पड़ेगा। ये काफी इनजस्टिस है। तो ये पूरा लायबिलिटी इश्यू से रिलेटेड इश्यू था, जिससे अभी रिसेंटली ब्रेक थ्रू मिला है। जैसे बराक ओबामा इंडिया में आए थे और ब्रेक थ्रू मिला है उसको, इस ब्रेक थ्रू हिसाब से गवर्नमेंट एक लॉ बनाएगी जिसके अंदर हम एक न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल बनाएंगे 1500 करोड़ का। गवर्नमेंट और स्टेट ऑन सारी इंश्योरेंस कंपनी जो एक कंपनी बनाएगी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और एक पूल क्रिएट करेगी, राइट। इस पूल में सप्लायर को प्रीमियम भरना पड़ेगा। इसका जो फर्स्ट टायर होगा पूल का, दैट विल कैटर ऑपरेटर्स, और सेकंड एंड थर्ड टायर विल कैटर सप्लायर्स। तो इस तरह के पूल जो भी तैयार होगा, राइट, उसे यूज किया जाएगा जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट या क्राइसिस या एक्सीडेंट हो रहा है, तो उस पूल में से पैसे यूज किए जाएंगे, लोगों को कंपनसेशन देने पड़ेगी। और उसके अलावा अगर और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट अपने जेब में से 1100 करोड़ देगी। और उससे भी ज्यादा अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो हमने जो कन्वेंशन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन जो हमने साइन किया हुआ है उसमें से वो फंड, इंटरनेशनल फंड, हमें डैमेजेस पे करने में काम है। लेकिन वो कॉम्पनसेशन कन्वेंशन जो है हमने सिर्फ उसको सिग्निफाई किया है, राइट, साइन किया, लेकिन उसको हमारे पार्लियामेंट में रेटिफाई नहीं किया है। जब वो कन्वेंशन को पार्लियामेंट में भी रेटिफाई करेंगे तभी इस इंटरनेशनल फंड को हम डैमेजेस के टाइम पे यूज कर पाएंगे। तो ये था लायबिलिटी लॉ से रिलेटेड इश्यूज, राइट। अब सारे माइंस से रिलेटेड इश्यूज खत्म हो गए। विल गो टू इंडस्ट्री टॉपिक, बट 10 मिनट के ब्रेक के बाद।